स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IUS BHU। बच्चों, फिजिक्स क्या होता है, अलग अलग उसकी ब्रांच होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करें जैसे मैकेनिक्स होती है और मॉडर्न फिजिक्स होती है, क्वांटम फिजिक्स होती है, ऑप्टिक्स होती है, मैग्नेटिज्म ब्रांच होती है। ये सब क्या होती है, अलग अलग ब्रांच है। तो जैसा कि अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं फिजिक्स के इस ब्रांच में, मोशन के बारे में, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और यदि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो इसमें एक चीज़ जरूर आती है जिसका नाम है काइनामेटिक्स। ठीक है, तो काइनामेटिक्स क्या चीज़ें हैं? काइनामेटिक्स ये वर्ड क्या डिफाइन करता है? मैकेनिक्स इट ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स खुद एक फिजिक्स की ब्रांच है और काइनामेटिक्स उस मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं बिना ये जाने को मोशन आया कैसे। मतलब कि विदाउट नेचर ऑफ फोर्स, विदाउट नोइंग नेचर ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स ही तो है वो जो उसको क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएगा। तो बिना हम ये जाने कि किस तरीके से या कौन सा फोर्स या कैसा फोर्स लगकर वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। हम जैसे ऐसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट है इतने मीटर से चलना स्टार्ट किया, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है इतने मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया, तो बिना ये जाने कि फोर्स कौन लगाया, ये तो हमने देखा नहीं ना इसमें, इस क्वेश्चन ये तो इस तरीके से दिया ही नहीं रहेगा कि इसमें कौन फोर्स लगाया। तो इसी को हम बोलते हैं काइनामेटिक्स। ठीक है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हमें तो स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन, 2D मोशन, काइनामेटिक्स में दो चीज़ें आती हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं काइनामेटिक्स, जैसे कि मैंने बताया आपको क्या है ये, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ mechanics in which study motion of object without taking account of factor cause motion। ठीक है, मतलब क्या, नेचर ऑफ फोर्स। हम फोर्स के बारे में नहीं समझेंगे यहाँ पर काइनेमेटिक्स के ब्रांच में, काइनेमेटिक्स में कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स है वो, ये नहीं हम पढ़ेंगे। हम सीधे क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हुआ या रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया, ये इतने वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ स्टडी करेंगे, उसी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। आगे चलकर जब न्यूटन्स का लॉ स्टार्ट होगा तो वहाँ से काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का नया ब्रांच स्टार्ट हो जाता है। मैकेनिक्स चलता है उसमें, लेकिन ये काइनेमेटिक्स खत्म हो जाता है। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि उसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इतना डिस्प्लेसमेंट कर किया, इतने मीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, उसकी वेलोसिटी इतने सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, अभी इसको ड्रॉप कर दिया, ये सब सारी चीज़ें पढ़, लेकिन बिना ये जानकारी रखे उस पर कौन फोर्स लगाया है वो जानने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द नॉलेज या विदाउट नॉलेज ऑफ द फोर्स विच कॉज द मोशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब सवाल ये है कि स्ट्रेट लाइन तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये मोशन क्या चीज़ है, मोशन क्या है, मोशन की क्या परिभाषा है, किस तरीके से, हाउ यू आइडेंटिफाई विच ऑब्जेक्ट इज अ मोशन और रेस्ट, कैसे आप पता करेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस छोड़ दो, पहले समझो। आप किसी ऑब्जेक्ट को कब कहोगे कि मोशन में या रेस्ट में,
अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, अगर उसकी पोजीशन जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो आप उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बोलो, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो ऑब्जर्वर एक होना चाहिए जो ऑब्जर्व करे उस बॉडी के मोशन को, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करे कि वो रेस्ट में है या उसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम बदल रही है या नहीं बदल रही है, तो बता पाएगा कि मोशन में है कि नहीं है। तो लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट, एक बस है, एक बस है जिसमें दो आदमी बैठे हैं, इसको मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, और एक बाहर आदमी खड़ा है सी, तो ये जा रही है। अब देखना, हमें बी के बारे में कमेंट करना है, बी के बारे में कमेंट करवाना है ए और सी से, इसके बारे में कि मोशन में है रेस्ट में। तो अगर हम किससे बात करें, ए से पूछें किसी वेलोसिटी से जा रही है बस ट्रेवल करने का, ए से पूछेंगे बी के बारे में कि मोशन में कि रेस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे टाइम देखेगा टाइम, तो अभी उसके सामने ही बैठा हुआ है और प्रॉपर डिस्टेंस बनी हुई है। उसके बाद फिर समय बीतता गया, कुछ समय बाद फिर देखा, समय तो कुछ टाइम पास हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहा है कि अभी भी वो बैठा वहीं पर है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, अभी भी सेम है। तो अकॉर्डिंग इसके क्या बोलेगा, ये तो रेस्ट में, कहीं गया ही नहीं है, तो ही बैठा है, इधर उधर गया ही नहीं, बैठा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बोलेगा कि ये तो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन में क्योंकि जिसके अंदर है वो मोशन में, तो वो भी मोशन में होगा। अब सवाल है कि अगर मैं ए से पूछूं तो कहेगा कि बी मोशन में नहीं है, और सी से पूछो तो सी कहेगा बी मोशन में है। तो मतलब कि दो लोग एक ऑब्जेक्ट को कैसे कह रहे हैं, बोलो, मतलब एक कह रहा है कि मोशन में, एक कह रहा है मोशन में नहीं है। ये इसे कहेगा तू गलत कह रहा भाई, ये तो रेस्ट में नहीं है, मतलब मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। ये कहेगा तू गलत कह रहे तो मोशन में है। तो कहने का मतलब कि ये बात तो आप देख रहे होगे कि बिल्कुल क्या है, दोनों लोग अपनी जगह पर क्या है, बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जर्वर, ये ए और जो सी है ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट, इस पर्सन के इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्वर अगर पोजीशन चेंज हो जाएगा टाइम, तो हम बोलेंगे मोशन में, वो मोशन में है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर मोशन का जो सब, मोशन एंड रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटेड टर्म है। इनको बताने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक समय की और कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, पोजीशन जिसे कहेंगे, समझ रहे हैं। तो टाइम जिससे आप मेजर करोगे, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम एंड पोजीशन या कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट, टाइम एंड कोऑर्डिनेट इज अ two thing which define object is a motion or not। क्योंकि टाइम पास हो रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, कोऑर्डिनेशन मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस्ट में। अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब वो मोशन में। लेकिन ये जो टाइम और कोऑर्डिनेशन है वो किसी न किसी रेफरेंस में, किसी ऑब्जर्वर के रेफरेंस में होना चाहिए, जो उसको देख रहा होगा कि वो टेस्ट में है या उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट हम लिखते कैसे, एक्स और वाई जेड, या तो एक्स एक्सिस पे होगा, या तो वाई में होगा, या तो जेड में होगा, या तो तीनों में होगा, या तो किसी दो में होगा, समझ रहे हैं। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसी ऑब्जेक्ट को ये नहीं बता सकते और रेस्ट में या मोशन में, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता देने से आप ये बताना चाह रहे हो कि आप इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो। अगर मैं पूछूं आपसे बी बताओ मोशन में कि रेस्ट में, तो आपका तुरंत क्वेश्चन ये आना चाहिए, पहले ये बताइए आप पूछ किससे रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं जो उसके अंदर है या जो बाहर है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहाँ से आप उसको मेजर कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि वो किस में है, रेस्ट में या मोशन में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि इस मोशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप किसी ऑब्जेक्ट को ये नहीं बता सकते कि वो मोशन में या रेस्ट में। समझ गए बात? तो काइनेमेटिक्स क्या थी, क्या होती है, और उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें मोशन एंड रेस्ट की, तो मोशन एंड रेस्ट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, जिससे डिफाइन करने के लिए आपको एक रिलेटिव टर्म्स यूज़ होता है। रिलेटिव टर्म्स से एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते, कि आपको जब भी इनको डिफाइन करना होगा किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रेस्ट में, तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? टाइम, मेजरिंग द टाइम विद द क्लॉक एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिवली, इन्हीं को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके बारे में क्या क्या और चीज़ हम कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि इतने मीटर में कितनी दूरी तय किया, सॉरी इतने समय में कितनी दूरी तय किया, या उसकी वेलोसिटी क्या थी, या इसकी वेलोसिटी अब है तो अब आगे चलकर क्या हो जाएगी। ऑल अबाउट टाइप दिस ऑफ क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे इसमें। इस तरीके के सभी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आगे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है आगे वो है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं? सो बच्चों, हम ऑब्जेक्ट के अगर मोशन की बात करें तो उसकी क्या क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस तरीके की चीज़ें हमें उनके बारे में बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम उस बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये अगर इनकी समथिंग वैल्यू है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ रहे? मतलब काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं ना, तो मतलब कि है आते हैं बात डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ पाथ ऑफ लेंथ, इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ पाथ विच कवर्ड बाय पार्टिकल इन ए डिफिनिट टाइम इंटरवल। किसी निश्चित काल में किसी वस्तु द्वारा चली गई उस रास्ते की पूरी लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है, मतलब डिस्टेंस कहा जाता है। तो क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय particle in definite time interval। समझ रहे? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इन डिफिनिट टाइम इंटरवल। ठीक है? कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, वो इस रास्ते से क्या हुआ, बी पर पहुंचा। ठीक है? तो बी पर पहुंचा तो क्या हुआ कि इस पूरे रास्ते की जो लंबाई है, पूरी डिस्टेंस है, जो पूरा मेजर करोगे आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये पूरा का पूरा जो रास्ते की लंबाई है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में बात करें तो यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट इसके मीटर होगी, या किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है। ठीक है? और ये किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा वेक्टर का, जिसमें वेक्टर्स में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स लॉ, वेक्टर टाइप्स सारे के सारे उसमें रहेंगे। तो इन वन शॉट कंप्लीट वेक्टर एक वीडियो आएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट आपको पता लग जाएगा। तो ठीक है? तो स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और यूनिट इसका मीटर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है? और अगर वापस फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाए सी पॉइंट पर, तो उस समय इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये पूरा डिस्टेंस प्लस ये पूरी डिस्टेंस, तो यही क्या होता है, डिस्टेंस होती है। समझ गए? तो किसी निश्चित काल में किसी वस्तु द्वारा चली गई पूरे रास्ते की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है?
अब हम अगर बात करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ें होती हैं। तो यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, ये इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, क्या होगा, इनिशियल पॉइंट टू, इट इज इनिशियल, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होती है और फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट कर रखा है मोशन को और जहाँ जा रहा है, जहाँ पे उसने स्टॉप किया, उसी के बीच के मिनिमम जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़ है ये, कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट की अगर बात करें तो जिस तरीके से डिस्टेंस की होती है, मीटर सेंटीमीटर, उसी तरीके से इसकी भी होती है। ठीक है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, जनरली मीटर में लेते हैं MKS में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर हम इसकी बात करें ये तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन, तो इसमें क्या चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रखा है, तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा तो कैसे आइडिया लगेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइडिया लगेगा। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, जैसे सपोज करिए कि ये चीज़ है, एक किसी समय एक पार्टिकल ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट से चलकर किस पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ए से बी, तो यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और ये मान लेते हैं ये तीनों एक्सिस में 3D बॉडी में, तो यहाँ से यहाँ कहाँ से कहाँ चला गया, ये डिस्टेंस, ये और एक ये हो गया ये। ठीक है, इस समय इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसका हो जाएगा x1, y1 और z1, और यहाँ पर हो गया वो x2, y2 और z2। ठीक है, बॉडी यहाँ से यहाँ B से एक ही तरफ क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, इधर से इधर। तो इसमें इसका अगर हम बोले पोजीशन वेक्टर की बात करें, पोजीशन वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ये r1 और ये क्या r2 है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या आएगा, अगर निकालोगे आप तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्या होगा अगर निकालोगे आप, तो x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। ये जो मैं लिख रहा हूँ i j k, इट इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ x y z एक्सिस। ठीक है, किसी भी वेक्टर को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो x एक्सिस पे कोई बॉडी x एक्सिस में जा रही है तो कैसे आइडिया लगता है कि x एक्सिस में जा रही है वो, अगर I लगा दिया जाए तो उससे पता लग जाता है x एक्सिस में जा रही है, और अगर j लगा दिया जाए तो y डायरेक्शन में पता लग जाती है, और अगर k लगा दिया तो मतलब z एक्सिस में जा रही है। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखें,
ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होगा। याद रखिएगा, जब इस तरीके से दे दे पॉइंट, कोऑर्डिनेट दे देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट से ही आइडिया लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट इज ए रेफरेंस पॉइंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कोऑर्डिनेशन एंड टाइम, यही दो चीज़ें होती हैं जिसको हम कलेक्टिवली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और इन्हीं से यही चीज़ चेंज होती रहती है, तो इससे पता लगता है कि बॉडी मोशन में या रेस्ट में है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का इस तरीके से निकालोगे तो आप डिफरेंस निकाल दोगे दिस, तो आपको पता चल जाएगा पोजीशन वेक्टर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी पॉइंट तक। ठीक है, अब हम फाइनल अगर बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या समझ में आया, तो अगर अंतर की बात करें तो जैसा कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर एक मूविंग बॉडी की बात करें, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, किसके लिए, जो बॉडी मूव कर रही है। और अगर हम बात करें मूविंग बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हो, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो ये दो बात हो गई। अब क्या दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है क्या? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए। इक्वल हो सकती है, इक्वल हो सकती है। अगर बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन चल रही है, कोई बॉडी का स्ट्रेट लाइन चल रही है, ए पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से ये कहाँ चला गया, बी पॉइंट तक चला गया, तो इस समय अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है पाथ की, वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और अगर इस समय हम बात करें क्या डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी यही होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि फॉर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज हो सकती है अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है यानी यूनि डायरेक्शन, ऐसा नहीं यहाँ चलेगा तो फिर वापस इससे चला जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो है बट वो रिवर्स हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन इन यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ये चीज हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि क्या जो मैं बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है तो नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन अगर आप निकालना चाहो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये करो। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस की बात करें डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, ये कहना ही चाह रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल क्या होता है कि फ्रॉम ऑरिजिन अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन में वो मूव करती है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है। तो 20 मीटर, मतलब ये ऑरिजिन हो गया, एक डायरेक्शन में मूव किया 20 मीटर। ठीक है, और उसके बाद 20 मीटर के बाद ये वापस इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उससे होते हुए कहाँ चला गया, -20 मीटर। ठीक है, मतलब पहले ए से बी, फिर बी से ए आया, फिर ए से सी चला गया। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर हमें क्या पूछना है, बता रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, अ बॉडी मूव अलोंग फ्रॉम ऑरिजिन
along x axis 20 मीटर फॉर 20 मीटर। 20 मीटर के लिए एक बॉडी x एक्सिस में a से b तक जाती है, फिर क्या होती है b से a से होते हुए -20 मीटर a से होते हुए b तक आती है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं, तो क्या होगा ए से बी डिस्टेंस और प्लस बी से सी। तो यदि आप देखोगे ए से बी कितना हुआ, ए से बी कितना है 20 और बी से सी कितना हुआ, इधर जाओगे तो ये इतना 20 और फिर फर्दर 20 मतलब 40। टोटल अगर देखोगे कितना आ गया 60 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया फॉर दिस मोशन 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, बी सी वेक्टर, तो ये हो गया। तो पहले अगर ए और बी की बात करें, ए बी वेक्टर की बात करते हैं, ए बी वेक्टर किस एक्सिस में जा रहा है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जा रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए प्लस आई कैप लेते हैं और माइनस के लिए हम क्या लेते हैं माइनस आई कैप लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 आई कैप, ठीक है, और प्लस, और यहाँ से यहाँ चला है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा प्लस 20 और प्लस 20 40, तो -40 आई कैप। तो नेक्स्ट सॉल्व करोगे इसका कितना आ जाएगा, ये हो गया, समझ रहे हो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आ गया 20 आ गया, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, कितना आया आ गया 20 मीटर। और किस डायरेक्शन में है माइनस आई डायरेक्शन। कैसे पता करोगे, वो यहाँ से माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी। बोलो आगे इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो उसमें क्या दिया हुआ है, सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगर उसमें देखें तो एक बॉडी है, पहले ए से बी चलती है, कितना मीटर 8 मीटर, फिर बी से सी चलती है, कुछ इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका मोशन का, फिर 5 मीटर बी से सी चलती है, ठीक है, सी से डी से वो 2 मीटर चलती है। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। अगर हम डिस्टेंस बताएं फॉर दिस ऑफ मोशन, तो क्या होगा ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो डिस्टेंस टोटल लेंथ होगी पाथ ऑफ लेंथ, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ये प्लस ये प्लस ये, बोलो। तो करोगे ए बी कितना है 8 और बी सी कितना है 5, ठीक है, और इस डी सी कितना है 2, टोटल कितना आ जाएगा 15 मीटर। मतलब ये पूरा का पूरी लेंथ कितनी आ गई 15 मीटर, वही इसका क्या डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये इनिशियल पॉइंट है और इसका फाइनल पॉइंट है, मतलब ये जो होगा ये क्या होगा डिस्टेंस होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो ही होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये हो जाएगा। ये कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसको मैं डी वेक्टर लिख देता हूँ। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस
बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर ये हो जाएगा ए से बी, उसके बाद बी सी मतलब बी से सी, उसके बाद सॉरी ये हो जाएगा सी डी वेक्टर, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये देखो प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये किधर जा रहा है, अगर आप कोऑर्डिनेट बनाओगे, ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें बात करें ए बी, तो ए बी प्लस की डायरेक्शन में, तो प्लस 8 आई कैप होगा, बोलो। उसके बाद बी सी की बात करें, बी सी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे मतलब इस पॉइंट में, तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो जाएगा 5, और वाई डायरेक्शन में नेगेटिव में क्या लेते हैं वेक्टर को, वो लेते हैं हम जे, तो माइनस जे के प्लस, इधर देखो अब इसमें आते हैं, ये इधर जा रहा है माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो -2, और एक्सिस को दिखाने के लिए हम आई यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 8i माइनस 5i, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2i माइनस 2i, और इसको सॉल्व करोगे पूरा फाइनल, तो 8 2, तो मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 6i माइनस 5j, ये हो जाएगा डी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया 6i माइनस 5j, मतलब कि ये जो वेक्टर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ से है, इस डायरेक्शन में है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला क्या है, प्लस माइनस वाला है, प्लस मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में देख रहे हो। यहाँ पर आई जो प्लस में है और जे किस में, माइनस में है, ये वाली एक्सिस हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट सॉरी इतना हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो इसका अगर हमें निकालना होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई का कोफिशिएंट 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस जे का -5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 6, तो स्क्वायर रूट 61, तो ये हो गया, क्या इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वेक्टर में बात करें तो इतना हो जाएगा, और डायरेक्शन की बात करें तो किस में होगा, प्लस एक्स और -y में होगा। ठीक है, हो सकता है कि जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको एक्स वाई में क्या लिख रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैथमेटिकल टूल पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स में। सबसे पहले क्योंकि मैथ ही है एक तरीके से, अगर आप देखो तो फिजिक्स, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स को कुछ बेसिक मैथ्स पढ़ाई जाती है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, ये सब पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लॉग्स, ये सब पढ़ाए जाते हैं आगे। तो उस पर मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो रहेगा वेक्टर पर, क्योंकि वेक्टर से पूरी फिजिक्स में वेक्टर लगता है, डिफरेंशिएशन लगता है, इंटीग्रेशन लगता है। तो एक मैथमेटिकल टूल पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी, और वेक्टर का एक सेपरेट बनेगा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप, उनमें क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, आई जी के क्या है, डायरेक्शन बताता है। जैसे एक्स एक्सिस कैसे पता लगेगा, अगर किसी नंबर के सामने आई लगा देते हैं तो पता लग जाता है कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। अगर वाई की तरफ है, ठीक है, तो जे लगा दोगे तो पता लग जाएगा कि वाई एक्सिस में है। ठीक है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन, सदिश राशि है, सदिश मतलब दिशा के साथ, तो दिशा कैसे बताओ, इसलिए ऐसे बताया जाता है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स पार्ट देखा, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा और क्वेश्चन किया और अंतर देखा। नेक्स्ट वीडियो हम क्या लेके आएंगे, स्पीड
और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्ट 1 पार्ट 2 एक शुरू से आप सीरीज देखते जाए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और वेक्टर का आप एक अलग सेपरेट वीडियो है वो देख लीजिएगा, और आई होप आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सारे आने वाले फिजिक्स में जितने भी होंगे, किसी भी 11th या 12th किसी में अगर आप पढ़ें तो वेक्टर का यूज़ काफ़ी होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।